को एक बार कंफर्म करो आवाज ठीक आ रही है। गुड। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलेशन। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलेशन में क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलेशन एक मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ को और साइज को कंट्रोल किया जाए ताकि वो कैरिंग कैपेसिटी से आगे नहीं बढ़े। ठीक है, सो इट इज ए मैकेनिज्म, इट इज ए मैकेनिज्म by which size and growth of population regulated so that it will not cross limits of carrying capacity of its environment। भाई लास्ट क्लास में जब हम आपको पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था अगर हम एस शेप ग्रोथ की बात करें, सिग्मोइड शेप की, तो उसमें इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ बना था। पॉपुलेशन स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रो करती है, उसके बाद एकदम से वो बढ़ जाती है और उसके बाद फिर एक स्टेबल फेज में आ जाती है। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक एनवायरनमेंट में होल्ड करके, इसको बोलते हैं यहाँ पे, ये इस एनवायरनमेंट की क्या है? दिस इज कैरिंग कैपेसिटी, सीसी। ठीक है, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। अब इसको के से डिनोट करते हैं, कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट किया जाता है। तो अब कोई भी पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल में कैसा लेके आया जाए, वो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मैकेनिज्म। और इसमें अलग अलग फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन को उस कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो आज हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं भाई। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो इसके फैक्टर्स को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप्स में वी कैन डिवाइड दिस फैक्टर्स। फर्स्ट इज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, और दूसरा होगा भाई इसमें डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। आपको एग्जाम में किसी फैक्टर का एग्जाम्पल दे देंगे और ये पूछा जाएगा बताओ कि ये डेंसिटी डिपेंडेंट है या फिर ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है कि बताओ एलिली इफेक्ट क्या होता है। एलिली इफेक्ट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें दो क्वेश्चन में इसमें ध्यान रखने। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं भाई। इसमें फर्स्ट इज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। ठीक है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा होगा ये फैक्टर क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन की डेंसिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, सो दीज फैक्टर्स affect the size of population according to the population density, जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगी तो इन फैक्टर का इफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ और घट जाएगा। ठीक है, सो इनका क्या हो जाएगा, इफेक्ट भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। देखो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका।
जैसे कि रिसोर्सेज, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो रिसोर्सेज में देखो क्या क्या हो सकता है। रिसोर्सेज में भाई फूड भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, स्पेस के लिए भी फाइट हो सकती है, स्पेस के लिए भी कंपटीशन हो सकता है, या फिर रिसोर्सेज में क्या भी हो सकता है, रिसोर्सेज में मेट चॉइस भी हो सकती है, मेटिंग के लिए चॉइस। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे जैसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में पॉपुलेशन पॉपुलेशन कम है, ठीक है, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या है, कम है, और रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे, रिसोर्सेज हो जाएंगे यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, रिसोर्सेज हो जाएंगे ज्यादा। जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी बोले, पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे ही बढ़ेगी तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज हो जाएंगे भाई यहाँ पे कम, डिक्रीज। सो दिस रिसोर्सेज दे आर डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है भाई, ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं एक इनका सिंपल सा एक ऐसा ग्राफ बनाना चाहूं, इस साइड अगर मैं रिसोर्सेज लिखूं, रिसोर्सेज में अगर मैं फूड का एग्जांपल लूं, ठीक है, तो भाई और इधर मैं ले रहा हूं भाई नीचे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन यहाँ स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कम है भाई, जैसे जैसे पॉपुलेशन आगे की तरफ बढ़ेगी ऐसे बढ़ेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे बढ़ रही है, और रिसोर्सेज क्या होंगे इसके इनवर्सली बढ़ेंगे, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि भाई अगर मैं स्टार्टिंग में जब पॉपुलेशन कम थी, मैं अगर इस एरिया की बात करूं, T1 एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, बट यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज है ज्यादा। बट अगर मैं इस एरिया की बात करूं पीछे, तो यहाँ पे देखो ये है पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ और ये है रिसोर्सेज का ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे ज्यादा और रिसोर्सेज है यहाँ पे कम। इसको भाई सिंपल से हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो एक एरिया है, ठीक है, इस एक एरिया में मैंने क्या करा, बहुत सारा, मान लिया एक कमरा है, उस कमरे में मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारा गेहूं रख दिया, ठीक है, और वहां पे केवल दो माइस को छोड़ दिया, एक मेल और एक फीमेल को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेल और फीमेल दो ही माइस थे, तो उनकी पॉपुलेशन कम थी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। बट जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वो वहां पे गेहूं खाते चले जाएंगे, खाते चले जाएंगे, और जब वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचेगा ऊपर की तरफ, तो वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो ये दोनों इनवर्सली काम करते हैं, ठीक है। ये बताओ भाई समझ में आया कि नहीं रिसोर्सेज का कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। बताओ भाई यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब बढ़ते हैं भाई आगे। पहले हम इसको पॉपुलेशन डेंसिटी के फैक्टर देख रहे हैं। सो फर्स्ट इज रिसोर्सेज, सेकंड इज पैरासाइट्स एंड डिजीज, सेकंड इज, इसका सेकंड एग्जांपल है पैरासाइट एंड डिजीज, ठीक है। इसको ही भाई ऐसे समझो, देखो जब दो चार इंडिविजुअल है, अगर दो तीन इंडिविजुअल है, तो भाई उनमें क्या होगा, यहाँ पे कोई पैरासाइट बैठा है, ये बैठा पैरासाइट एक, ठीक है। तो इस पैरासाइट के क्या होंगे, कम चांसेस होंगे, पैरासाइट या डिजीज के कम चांसेस होंगे इसमें फैलने के, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। बट जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा भाई, ये बहुत जल्दी जल्दी फैलेगा। सो चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ पैरासाइट और डिजीज इट विल बी मोर, वो फटाफट ऐसे एक्वायर कर लेगा इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो यहाँ चांसेस क्या है, यहाँ चांसेस है ज्यादा और यहाँ चांसेस है कम। सो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, डिजीज और पैरासाइट भी, ये भी काम करें पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ। जब पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है तो चांसेस कम होते हैं उनके स्प्रेड के, बट जब पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है
तो चांसेस भी हाई हो जाते हैं। थर्ड इसमें एग्जाम्पल है भाई एक और, थर्ड इज प्रीडेशन, प्रीडेशन, प्रीडेशन ऑफ प्रे, प्रे का ही होगा भाई प्रीडेशन, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक ये एरिया है, ठीक है, और उसमें केवल यहाँ पे दो डियर है, बस दो डियर है और एक लायन है। अगर दो डियर और एक लायन होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि ये लायन को इनको पकड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या है भाई, डियर की पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीडेशन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, प्रीडेशन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर डियर की पॉपुलेशन मान लिया 100 है और एक लायन है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे प्रे की पॉपुलेशन या डियर की पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे अब इंक्रीज हो गई है और प्रीडेशन के चांसेस भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो प्रीडेशन इज ऑल्सो अ डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, प्रीडेशन भी एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होता है भाई आपका। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? भाई आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप नोट्स भी बनाते जाओ। अब मैं कुछ दिन में आपको स्पीड अप करने वाला हूँ अब ये काम ना, पर टीचिंग वाला, ताकि हम फटाफट अपना सिलेबस भी कवर करें। मैक्सिमम जनवरी फरवरी तक हम अपना सारा सिलेबस एक बार निपटा देंगे अच्छे से। उसके बाद एक रिवीजन वाला बैच भी लेके आएंगे, तो आपको रिवीजन वाला बैच फ्री में देंगे हम आपको, ठीक है ऋषिका। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और दो ग्राफ समझते हैं और एलईडी इफेक्ट भी समझते हैं। देखो अभी हम डेंसिटी डिपेंडेंट पे ही बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, बर्थ रेट, अगर मैं इनको बोलूं कि डेंसिटी डिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, तो ये डेंसिटी डिपेंडेंट जब होंगे जब ये चेंज हो डेंसिटी के साथ। फॉर एग्जांपल इफ इफ बर्थ रेट, if birth rate decrease with population density, then we call it as कि भाई ये पॉपुलेशन, ये क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है। when birth rate decrease with population density, it is called density dependent। अब ऐसा हर बार नहीं होता भाई, ऐसा हमेशा नहीं होता कि ये डेंसिटी डिपेंडेंट ही रहे। एक मिनट रुकना भाई, हाँ, तो ऐसा हमेशा नहीं होता, ये डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं हो। कई बार क्या होता है भाई, तो ये बर्थ रेट, अपने बर्थ रेट क्या है, कांस्टेंट, आपने आराम से बर्थ रेट उतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ग्रो करे जा रहे हैं। बट बहुत बार ऐसे भी होता है पॉपुलेशन के अंदर कि अगर मैं एक इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसा भी होता है कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये इंक्रीज करे जा रही है इधर, और यहाँ पे बर्थ रेट है, बर्थ रेट पर कैपिटा। और बर्थ रेट क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी उस टाइम पे बर्थ रेट हाई हो, और धीरे धीरे व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज और तो बर्थ रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। दिस इज ए बार फॉर, दिस इज ए लाइन फॉर बर्थ रेट, इसको बी से मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो देन वी कॉल दैट बर्थ रेट इज डेंसिटी डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि विद डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। सिमिलरली सिमिलरली हम डेथ रेट को कब बोलेंगे, इफ डेथ रेट decrease with time, decrease with time, then we call this as, then it is a density dependent factor, density dependent factor। अगर इसका हम एक ग्राफ बना के देखें तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा भाई, अब देखो यहीं से एलईडी कंसेप्ट निकलेगा भाई, एलईडी
जो रूल है ना वो यहीं से निकलेगा। तो डेथ रेट क्या होगी भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ ये है डेथ रेट। यहां पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ ये इस तरीके से बढ़ जाए देन वी कॉल दिस एज कि भाई डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज करूं, अगर दोनों ग्राफ को मर्ज करके एक ग्राफ बनाना चाहूं इस तरीके से इनसे, क्योंकि भाई पॉपुलेशन में तो दोनों चीजें चल रही है ना, उसमें डेथ रेट भी हो रही है, डेथ रेट भी ग्रो कर रही है साथ साथ, और बर्थ रेट भी अपने हिसाब से चल रही है। तो अगर इन दोनों ग्राफ को मैं एक साथ बनाऊं तो ये ग्राफ कैसे बनेंगे, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ, दिस इज बर्थ रेट, ठीक है, एंड दिस इज डेथ रेट, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मैच करती है यहां पे, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की, ग्रोथ रेट विल बी इज इक्वल टू जीरो। कैसे ग्रोथ रेट जीरो कैसे होगी, देखो भाई ग्रोथ रेट का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता था बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, डेथ रेट। अब यहां पे देखो बर्थ रेट भी इक्वल है, ठीक है। अगर इधर में ग्राफ के यहां पे है डेथ रेट और बर्थ रेट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे बर्थ रेट भी इतनी है और डेथ रेट भी इतनी है, तो दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, सेम माइनस सेम इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके साथ साथ हम इसमें एक और भी चीज समझेंगे, वो है अगर हम इसके लो और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी पे बात करें, ठीक है। पहले इतना लिख लो भाई, यहां तक लिखा जा रहा है ना, ज्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा, आई थिंक यहां तक लिखो भाई इसको पहले। बाद में बात करता हूँ, तो क्लास में हो भी। क्लियर, ओके। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी में लो और हाई में क्या हो रहा था, देखो, और उसका एक अपोजिट केस दिखाएंगे फिर आपको। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज लो पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बस अपना आप ये ध्यान रखो, जब पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, यहाँ पे इसमें डेथ रेट है कम, या पहले बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट है यहाँ पे, बर्थ रेट इज इक्वल टू हाई, ठीक है। और यहाँ पे डेथ रेट क्या है, डेथ रेट यहाँ पे है कम। सिमिलरली यहाँ पे हायर हायर के टाइम पे बर्थ रेट इज इक्वल टू लो एंड डेथ रेट इज इक्वल टू हाई, ठीक है। ये तो सिंपल कंसेप्ट है, जनरल कंसेप्ट है। बट एक साइंटिस्ट थे एलिली, ठीक है, डब्ल्यू एलिली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि भाई एट लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जब पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है उस टाइम पे क्या होता है, उन्होंने तीन चीजें बताई, ठीक है। उन्होंने तीन चीजें कौन कौन सी बताई, उन्होंने बताया कि भाई एक तो जब पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, एक एरिया में ऑर्गेनिज्म ही कम होंगे, तो उनके चांसेस ऑफ फाइंडिंग मेट, चांसेस ऑफ फाइंडिंग मेट, ये क्या हो जाएंगे, ये डिक्रीज हो जाएंगे।
सोचो अगर चांसेस ऑफ फाइंडिंग मेट ही कम है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, एक ये बड़ा सा एरिया है, एक इंडिविजुअल यहाँ रहता है, एक इंडिविजुअल यहाँ रह रहा है और एक इंडिविजुअल यहाँ रह रहा है, ठीक है, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। तो भाई इसके तो चांसेस है कि ये इसको ढूंढ ले फीमेल को, बट इसके तो कम चांसेस इसको ढूंढे, तो चांसेस ऑफ फाइंडिंग मेट इज लो हेयर। एंड अगर चांसेस ऑफ फाइंडिंग डिक्रीज होगा तो भाई बर्थ रेट भी कम हो जाएगी, बर्थ रेट भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी। सेकंड सेकंड उन्होंने क्या बताया कि कि सोशल इंटरेक्शन कम हो जाएगी, सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन अगर डिक्रीज हो जाएगी तो भी क्या होगा, बर्थ रेट कम हो जाएगी। भाई ये ऑर्गेनिज्म अपने यहाँ पे आराम से रह रहा है और यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म अपने आराम से रह रहा है, अगर ये दो ऑर्गेनिज्म अपने अपने जगह पे रह रहे हैं तो कुछ दिन बाद वो वहां पे स्टेबल हो जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे, उनको याद नहीं रहेगा कि भाई चलो मेटिंग भी करनी है, अभी बर्थ रेट भी बढ़ानी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनके चांसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएंगे लो पॉपुलेशन के टाइम पे, और यहाँ पे भी बर्थ रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। वो क्या है, क्या होती है भाई जेनेटिक इंस्टेबिलिटी, ये आएगी इनब्रीडिंग से, इनब्रीडिंग। मान लिया कि ये ऑर्गेनिज्म जाके इसके साथ मेट कर ले रहा है, ये भाई आसपास ही रहने लग जा रहे हैं यहाँ पे, और इनकी सेम विद इन सेम स्पीशीज विद इन सेम ब्रीड में क्या होने लग जाएगी, इंटरब्रीडिंग होने लग जाएगी, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आने लग जाएगी। और जैसे जैसे जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आएगी तो वो क्या होगा, उन पे ज्यादा पैरासाइट काम करने लग जाएगी, उनको जल्दी डिजीज होने लग जाएगी, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगी, दैट डेथ रेट विल बिकम इंक्रीज। तो अगर मैं इसको दोबारा से एक साफ साफ आपको लिख के बताऊं, अगर हम इसको साफ साफ लिखें, इन तीनों पॉइंट से कारण, इन तीनों पॉइंट से कारण देखो क्या हो रहा है भाई, बर्थ रेट तो इंक्रीज हो रही है और डेथ सॉरी बर्थ रेट डिक्रीज हो रही है और डेथ रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये क्या किस कंडीशन में भाई, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, लो पॉपुलेशन डेंसिटी जब है। बट देखो हमने तो नॉर्मल कंडीशन में अलग पढ़ा है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में जब लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है तो बर्थ रेट ज्यादा होती है और डेथ रेट कम होती है, जबकि यहाँ पे उल्टा है, बर्थ रेट इज डाउन एंड डेथ रेट इज हाई, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम क्या, एलिली इफेक्ट, एलिली इफेक्ट, इसी को बोला जाता है भाई एलिली इफेक्ट। तो एलिली इफेक्ट कहां काम करेगा, एलिली इफेक्ट करेगा काम लो पॉपुलेशन के टाइम पे। अगर इसका मैं सिंपल सा अगर ग्राफ बनाऊं, जैसे हमने ये वाला ग्राफ बनाया है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, डेथ रेट कम हो जाएगी ऐसे, ठीक है, और बर्थ रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी बर्थ रेट क्या हो जाएगी कम, दिस इज बर्थ रेट, और डेथ रेट क्या हो जाएगी, डेथ रेट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसा क्या भाई, अब यहाँ पे तो लो पॉपुलेशन पे ये, यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे डेथ रेट कम थी, और यहाँ पे उल्टा ही हो गया बिल्कुल। तो क्या होता है, एक एलिली थ्रेशोल्ड होता है, एक पॉइंट होता है एलिली थ्रेशोल्ड, जिसको बोलते हैं एलिली थ्रेशोल्ड। जब ये पॉपुलेशन इससे पार कर जाती है एलिली थ्रेशोल्ड से, फिर वे इसकी तरह बिहेव करती है, ठीक है। जब वे इससे पार कर जाएंगे तो फिर यहाँ पे ऐसे बर्थ रेट इंक्रीज हो जाएगा और डेथ रेट डिक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन के साथ। बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई आप लोगों को, बताइए या दोबारा बताऊं। बताओ बच्चों, क्लियर है यहां तक। सर एलिली थ्रेशोल्ड रिपीट कर दीजिए। हाँ भाई, एलिली थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि देखो स्टार्टिंग में तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है, तो फिर ये कंडीशन कब आती है, ये वाली, ये कंडीशन जब आएगी जब पॉपुलेशन एलिली थ्रेशोल्ड, मतलब एलिली थ्रेशोल्ड वो पॉइंट है पॉपुलेशन का, एक सर्टेन, दिस इज अ सर्टेन पॉपुलेशन डेंसिटी,
This is a certain population density after which birth rate will decrease with density and death rate will increase with population density. मतलब इस पॉइंट के बाद जब आगे पॉपुलेशन जो ये बर्थ रेट और डेथ रेट है वे पॉपुलेशन डेंसिटी को फॉलो करेंगी, बट इस पॉइंट से पहले जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को फॉलो नहीं कर रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी को अपोजिटली फॉलो कर रही है, ये बोले अपोजिट फॉलो कर रही है, अपोजिट या नेगेटिवली फॉलो कर रही है, नेगेटिवली फॉलो। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे रिवर्सल होता है, फिर इसका रिवर्सल हो जाता है, यहां से क्या हो जाते हैं, डेंसिटी डिपेंडेंट बन जाते हैं। ठीक है, बताओ इमलदीप आया समझ में? बताओ, बोलो बोलो बच्चों। ओके क्लियर। तो चलो भाई थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट के बारे में। डेंसिटी जैसे ही पॉपुलेशन के सारे भाई ये पॉपुलेशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेगुलेशन, पॉपुलेशन डायनामिक्स, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन दूंगा पॉपुलेशन के एक साथ। और पॉपुलेशन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, दो ही चीजें हैं भाई, तीन चीजें हैं बेसिकली इसमें इकोलॉजी में। एक एनवायरमेंट इकोलॉजी जिसमें एनवायरमेंट और कम्युनिटी इकोसिस्टम ये वाला पार्ट, दूसरा पॉपुलेशन और तीसरा पॉल्यूशन। तो इक्वली उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं भाई पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट फैक्टर, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर की, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो देखो इसके नाम से पता चल रहा है, दीज फैक्टर्स डू नॉट फॉलो or do not get affected according to from population density भाई ये पॉपुलेशन डेंसिटी को फॉलो नहीं करते। और ये जो फैक्टर होते हैं, दीज फैक्टर्स, ये ज्यादातर पॉपुलेशन को साइज को अफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन दे अफेक्ट पॉपुलेशन साइज। इनके देखो एग्जांपल, देखो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें। इसके देखो एग्जांपल है जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। अब भाई पॉपुलेशन कितनी भी रहे, ठीक है, डायरेक्टली ये क्या नहीं करते, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते। देखो वैसे तो करते हैं, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो आपको लगेगा कि नेचुरल डिजास्टर जो है वो ह्यूमंस के कारण ही तो आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई आजकल बहुत ज्यादा फ्लड आ रहे हैं। वो फ्लड क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ह्यूमन की, पॉपुलेशन बढ़ेगी ह्यूमन की, और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो डिफोरेस्टेशन करेंगे, तो वाटर साइकिल चेंज हो जाएगी, और वाटर साइकिल चेंज हो जाएगी तो क्या आ जाएंगे, फ्लड आ जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, बट ये डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते। जैसे जो पिछले वाले फैक्टर थे, जैसे रिसोर्सेज वगैरह थे, वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी से, सो दे आर नॉट डायरेक्टली दे डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होते। और ये डिपेंड भी नहीं करते पॉपुलेशन डेंसिटी पे कि भाई कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। भाई एक फ्लड है, वो फ्लड जब भी आ सकता है जब 100 पॉपुलेशन हो, और वो फ्लड जब भी आ सकता है जब 1 लाख पॉपुलेशन हो। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इट ऑल्सो ए डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। भाई ह्यूमन की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी भी हो, ठीक है, या फिर अगर हम ह्यूमन को अगर हम बेसिक सा देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन चेंज कर रहा है एनवायरमेंट को खुद ही, बट अगर हम अदर एनिमल की बात करें, ठीक है, जैसे कायरोनोमस लार्वा एक रिवर में, भाई फ्लड आ रहा है, कायरोनोमस लार्वा के कारण थोड़ी ना आ रहा है वो फ्लड, कोई इंसेक्ट है वाटर के अंदर, वो उनके कारण थोड़ी ना फ्लड आ रहा है, फ्लड तो भाई दूसरे फैक्टर से आ रहा है। सो उनके लिए ये क्या है भाई, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर है, क्लाइमेट चेंज है,
समझ में आई भाई? समझ में आई बात भाई? उसके बाद जैसे कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन है। अब भाई कहीं पे पोल्यूशन बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन से पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब वोल्केनिक इरप्शन हमारे हाथ में थोड़ी ना है, ठीक है? उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। अब उसमें उसके आसपास अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा को अफेक्ट करेगा, कम होगी तो कम को अफेक्ट करेगा ये, ठीक है? जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। भाई किसी कारण से अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट वहां से लॉस हो जाए, ठीक है, हैबिटेट लॉस हो जाएगा तो भाई वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इस पे भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कितनी है। सो दीज आर पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ये पॉपुलेशन की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और वैसे वैसे इनकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट फैक्टर, दे आर नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर है? फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ओके क्लियर। तो अपना अगला टॉपिक है इसी सीक्वेंस में पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। लिखो भाई पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो आज मैं आपको पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन बता देता हूं, और कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और उसको कल खत्म कर देंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, चाहे मेरे को 2 घंटे पढ़ाना पड़े। और वो टॉपिक होगा हमारा लोटका वोल्टेरा। उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं उससे, तो लोटका वोल्टेरा आपको अच्छे से समझाएंगे कल। तो अभी देखते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो कभी भी अकेला नहीं रहता एनवायरनमेंट के अंदर, वो हमेशा इंटरेक्ट करता है। अब इंटरेक्शन ये किससे हो सकती है? इसकी इंटरेक्शन, अगर हम जर्नल इंटरेक्शन की बात करें, अगर हम जर्नल इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्शन इसके एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकती है, एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकती है, और अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हो सकती है, अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हो सकती है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं भाई इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में भी हो सकती है कि भाई फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेक्टिंग विद अ पॉन्ड, ठीक है, आई एम इंटरेक्टिंग विद अ रिवर। और इंटरेक्शन में दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी कर सकता हूं, जैसे कि मेरे साथ में कोई दोस्त रह रहा है, मैं उसके साथ कर लूं, ह्यूमन रह रहा है उसके साथ कर लूं, या फिर डॉग के साथ कर लूं। सो पॉपुलेशन इंटरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये अदर अदर ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्शन होती है हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? अब ये इंटरेक्शन भी 2 तरीके की है। ये है इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पीसीज इंटरेक्शन, इंट्रा एंड इंटरस्पीसीज इंटरेक्शन। अब इंट्रा मतलब कि भाई सेम, जब ह्यूमन ह्यूमन से, डॉग डॉग से इंटरेक्ट करेगा, कैट कैट से इंटरेक्ट करेगी, मतलब विद इन सेम स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, सेम स्पीशीज के बीच में अगर इंटरेक्शन होगी तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन। और अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे इंटर स्पीशीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। अब ये जो इंटरेक्शन है ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, मतलब जैसे कि ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकती है, टेम्परेरी, ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। ये ऑब्लिगेट भी हो सकती है भाई, जरूरत जब जरूरत होगी तब, और ये परमानेंट भी हो सकती है, ऑब्लिगेट भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। ये इंटरेक्शन, या अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो ये टेम्परेरी हो सकती है, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग हो सकती है, ऑब्लिगेट हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, सेम स्पीशीज के बीच में भी हो सकती है,
डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकते हैं, जो हमने बता दिया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इंटरेक्शन की बात करें तो ये इंटरेक्शन क्या था, एक और पॉइंट, सेम, टेम्पररी, लॉन्ग, ऑब्लिगेट, परमानेंट, सेम स्पीसीज के बीच में हो सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो सकती है। चलो इतना ही देखते हैं। ठीक है, और आगे याद आएगा तो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जैसे इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो अलग अलग पॉपुलेशन के बीच में भी हो सकते हैं। तो हम अभी डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में कैसे इंटरेक्शन होती है वो हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो फर्स्ट इज, एक साइड हम एक एक इसको टेबल सी बना के पढ़ेंगे भाई, उसका एक एक एग्जांपल भी उसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे यहां पे दिस इज स्पीशीज 1, यहां पे लिखेंगे एक स्पीशीज 2, और यहां पे लिखेंगे उनके एग्जाम्पल, यहां पे लिखेंगे इनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप की इंटरेक्शन है दैट इज न्यूट्रलिज्म। ठीक है, इस न्यूट्रलिज्म में भाई देखो, ना स्पीसीज एक को कुछ फर्क पड़ता, ना स्पीसीज दूसरी को कुछ फर्क पड़ता। भाई जीरो का मतलब है नो इफेक्ट, दिखा है वहां पे कितने ऊपर, नहीं दिखाई दे रहा, मैं साइड में लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। जीरो मीन्स नो इफेक्ट, वंस माइनस मीन्स नेगेटिव इफेक्ट, और प्लस मीन्स पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो न्यूट्रलिज्म में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई दो स्पीसीज एक साथ रह रही है। ठीक है, एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ पे डॉग भी रह रहे हैं और इस एरिया में यहाँ पे बर्ड भी रह रहे हैं। ठीक है, कोई बर्ड रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पैरेट रह रहा है एक। अब भाई वो पेड़ पे रह रहा है ऊपर, कुत्ता पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, पैरेट नीचे बहुत कम आएगा, डर भी रहेगा, उसको नहीं आ रहा हो नीचे, तो ये एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहे इस तरीके से, एक मिनट भाई, अगर ये एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे ऐसे, तो इसको ना इसको इससे फर्क पड़ेगा ना इसको इससे फर्क पड़ेगा, तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज नेगेटिव न्यूट्रलिज्म। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पॉन्ड। ठीक है, ये एक पॉन्ड है, यहां पे एक फिश रह रही है, ये फिश है, बट दिस फिश इज हर्बीवोर फिश, और साथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स भी है, सॉरी जू प्लैंक्टन्स भी है यहाँ पे, या कोई इंसेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इंसेक्ट है कोई, ये इंसेक्ट है। अब भाई एक एरिया में रह रहा है तो इंटरेक्शन तो होगा ही एक दूसरे से, बट ये हर्बीवोर फिश है। ठीक है, और ये इंसेक्ट है, ये अपना बेचारे छोटा मोटा खाते हैं नीचे, एक्वेटिक इंसेक्ट है जो सबस्ट्रेटम में जो गली सड़ी चीजें पड़ी रहेंगी वो खाते हैं। तो ना तो इनको इससे कोई फर्क पड़ रहा है, ना इसको इससे कोई फर्क पड़ रहा है, तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज द न्यूट्रलिज्म। तो ये आप ये एग्जांपल याद रखना, बच्चे एग्जांपल भूल जाते हैं इनका। सेकंड इज कंपटीशन। कंपटीशन को डिटेल में पढ़ाएंगे, इसलिए एक नेगेटिव टाइप की इंटरेक्शन होती है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव होती है, नहीं, कंपटीशन में दोनों का इफेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम अपने डिटेल में पढ़ाएंगे इसके एग्जांपल के साथ अलग से। थर्ड इज एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होगा भाई, एमेंसिलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमेंसिलिज्म में क्या होगा भाई, एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरी स्पीशीज को क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सोइल के अंदर एक टाइप के बैक्टीरिया रह रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया रह रहे हैं,
and they are producing antibiotic, and this antibiotic is harmful for other species, harmful for अदर स्पीशीज। तो देखो भाई इस बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ रहा, इसके लिए क्या है जीरो, और इनको इफेक्ट हो रहा है दूसरे बैक्टीरिया को, ये यहाँ पे मर जा रहे हैं, तो ये क्या होगा इनके लिए नेगेटिव। तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड एमेंसेलिज्म। सो नेगेटिव एंड जीरो टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दिस इज एमेंसेलिज्म। उसके बाद फोर्थ इज कमेंसेलिज्म। कमेंसेलिज्म में क्या होगा भाई, एक को फायदा होगा और एक को दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक को इसमें फायदा हो रहा है और दूसरे को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है बार्नेकल एंड फिशेस। ठीक है, बार्नेकल एक मोलस्क है और फिशेस में भी वेल का, वेल के साथ। ठीक है, ये बार्नेकल भाई एक मोलस्क है, ऐसा सा मोलस्क होता है, आपने अपने वेल के कभी देखना, वेल के सरफेस पे मिलता है इस तरीके से, ये इसका सबस्ट्रेटम होता है, यहाँ ये इसकी शेल होती है यहाँ पे। और ये खाना इसको कैसे मिलता है, खाना जब ये फिल्टर फीडर होता है। ठीक है, जैसे ही बार्नेकल ऐसे पानी में मूव करेगा, पानी उसके अंदर जाएगा, तो उसमें से जो सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे उससे खाना हो जाएगा, मिल जाएगा इसमें। तो ये बार्नेकल क्या करता है, ये बार्नेकल का लार्वा फ्रीली घूमता रहता है भाई ओशियन के अंदर, फ्रीली ओशन के अंदर घूमता रहेगा। और whenever it this barnacle larva attached with the whale, तो इसके स्किन के ऊपर चिपक जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगा। अब फिश की जो स्किन होती है वो इतनी मोटी होती है कि इससे इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चिपका रहे भाई। बट इसको क्या मिलता है, इसको शेल्टर, इसको फ्री की मौज मिलती है, घूमने को मिलता है। और जब फिश ऐसे मूव करती है, जब ये सॉरी फिश नहीं, जब वेल मूव करती है, जब ये वेल मूव करेगी ऐसे ऐसे पानी के अंदर, तो फ्री में इसको घूमना मिल जाएगा, साथ साथ वाटर करंट जो इसके अंदर आएगा उससे इसको फूड भी आराम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेल खाना खाएगी, खाने को चबाएगी, जो टूटा फूटा खाना है, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, वो वाटर के साथ साथ इसके पास जाएंगे। तो इसको तो फायदा हो रहा है बार्नेकल को, और फिश, इसको वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वेल इज नॉट ए फिश। ठीक है, वेल इज ए मैमल। तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। यहां तक आ रहा है, बताओ बच्चों समझ में? बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा इसमें ज्यादा वो नहीं है। बट एग्जाम्पल आर इंपोर्टेंट, एग्जाम्पल याद रखना आप जरूर, एलिली इफेक्ट याद रखना जो आज पढ़ा है। ऋषिका आ रहा है भाई समझ में? गुड, चलो अब उसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट इज फिफ्थ, प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होगा भाई, प्रीडेशन में एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। बट प्रीडेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, प्रीडेशन में हमेशा प्रीडेटर प्रे को किल करता है। ठीक है, प्रीडेटर किल्स प्रे। अब भाई देखो प्रे तो मर गया ना, और क्या नुकसान होगा, जब एक इंसान की जान ही चली गई, जब एक प्रे की जान ही चली गई, और प्रीडेटर क्या मिल गया, खाना। तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। सिक्स टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज पैरासाइट। पैरासाइट वाली इंटरेक्शन। तो पैरासाइट में भी क्या होता है भाई, प्लस और माइनस। ठीक है, जैसे कि देखो जैसे कि लाइस, जुएं हो जाती है सिर के अंदर, तो उनको खाना मिलता रहता है, हमें नुकसान होता रहता है। और कोई भी दूसरा पैरासाइट जो बर्ड के पैरासाइट है, वो बर्ड से खाना लेते रहेंगे, बर्ड का खून चूसते रहेंगे, और बर्ड को होता रहेगा नुकसान, उनको होता रहेगा फायदा। फिर इसके बाद दो इंटरेक्शन और पढ़ते हैं भाई, सेवंथ, दैट इज प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है भाई,
दोनों को फायदा होता है। यहाँ पे क्या होगा भाई, दोनों को फायदा होगा, स्पीशीज पॉपुलेशन वन को भी या स्पीशीज वन को भी फायदा होगा और सेकंड वाली को भी फायदा होगा। देखो, आपने कभी ऐसा देखा है कि एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल ऐसे अपना माउथ खोल के सनबास्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अपना माउथ खोल के जब सनबास्किंग कर रहे होते हैं, जब उन्होंने अपना माउथ खोला हुआ है इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोकोडाइल है, इसने अपना माउथ खोला हुआ है, तो जब ये क्रोकोडाइल पानी में घूमता है तो इसमें छोटे छोटे ये लीच जो है, ये लीच यहाँ पे चिपक जाते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो एक बर्ड आती है, छोटी बर्ड आई कोई भी, वो आके इस इनको खा जाती है, ठीक है? तो देखो फ्री में इसकी सफाई हो रही है, क्रोकोडाइल की जो टीथ है वो साफ हो रहे हैं, और इसको क्या मिल रहा है, बर्ड को खाना मिल रहा है। तो दोनों में क्या क्या इंटरेक्शन है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड प्रोटोकॉपरेशन। बट दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन प्रोटोकॉपरेशन में क्या होता है भाई, प्रोटोकॉपरेशन ये टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी, या फिर इसको बोले ओब्लिगेटरी होती है, ओब्लिगेटरी। भाई इसने बर्ड्स ने खाया लीच को और उड़ गए वहां से, ठीक है? दोनों को फायदा हो गया, अपने अपना चले गए। बट एक और तरीके की 8 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों का फायदा होता है, बट दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज परमानेंट, ये परमानेंट होती है। इससे एग्जांपल आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे, जैसे कि लाइकेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है? लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है भाई, लाइकेन एसोसिएशन होता है फंजाई एंड एल्गे का, ठीक है? फंजाई और एल्गे एक साथ रहते हैं। अब एल्गा क्या होता है, एल्गा अपना खाना बना देती है, पर इसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, ठीक है? वाटर नहीं होता। तो फंजाई क्या करती है, फंजाई और फंजाई नीचे से जमीन से वाटर लेके इसको दे देती है, और एल्गा इसको खाना बना के इसको खाना देती है, तो दोनों साथ साथ रहते हैं। ऐसे ही माइकोराइजा, ठीक है? माइकोराइजा क्या होता है भाई, माइकोराइजा एक फंजाई है जो बड़े बड़े प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहता है, बड़े बड़े प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहता है। तो वहां पे क्या होता है भाई, उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये माइक्रोराइजा जो फंजाई होते हैं, ये उन प्लांट्स के नीचे से क्या कर देती है, वहां से जमीन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके इस प्लांट्स को देते हैं, और प्लांट्स इसको बदले में क्या देते हैं, खाना। और ये दोनों क्या हो जाते हैं भाई, ये म्यूचुअलिज्म में परमानेंट एसोसिएशन होती है इनकी, ना अकेले ये रह पाते ना अकेले वो रह पाते, ठीक है? दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो आज करेंगे भाई इतना ही, क्योंकि आज अगर मैंने कंपटीशन शुरू करा तो फिर मैं लोड का वोल्टेरा पढ़ाना पड़ेगा। तो बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? बच्चों रिस्पोंड। ओके चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।